आप लोग कितना शांत हो गए। सम्राटों के सम्राट अभी ठीक है। सम्राटों के सम्राट अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत ही नहीं, आज का जो हमारा वर्तमान का भारत है, इस भारत को ही नहीं भारत वर्ष को बना करके दिया। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है कि भारत के सबसे पहले वो अजेय सम्राट थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था। एक राज्य बचा था भारत में, मात्र कलिंग, जिसको कि सम्राट अशोक ने जीत करके भारतवर्ष का निर्माण किया। आप अभी इंद्र कुमार भाई साहब को आप लोगों ने सुना, आप लोगों को अपना इतिहास पता है, आपको पता है कि आप कहां के वंशज हैं, किसके वंशज हैं। मैं आज जब सूरत में आई, मेरा यहाँ पर पहला आगमन था, उससे पहले किसी और काम से मैं पहले आ चुकी थी, लेकिन आप लोगों के बीच, अपने लोगों के बीच, अपने भाइयों, माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों के बीच आज मैं आई। और जब मैंने आप लोगों का ये उमड़ता हुआ सैलाब, आपका जोश, जुनून और इस अपनी बेटी, अपनी बहन के लिए जो सम्मान देखा, मैं अपने बातों में बखान नहीं कर सकती उन बातों का। तो आप सभी का, सूरत के मेरे मौर्य समाज के सभी माताओं, बहनों, भाइयों का, स्पेशली इंद्र कुमार भाई का, उनकी पूरी टीम का, पूरे सूरत की मौर्य वंश की टीम का तहे दिल से इस बेटी का शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं यहाँ पर देख रही थी कि जितना ही तत्पर होकर के मेरे भाई काम कर रहे थे, हमारी माता बहनें भी जगह जगह पर खड़े होकर के पुष्प वर्षा कर रही थी। देखिए, मैंने दिल्ली में जब 2012 में एक बिटिया के साथ अपराध हुआ था, निर्भया के, सभी ने सुना होगा, उस बेटी के लिए मैं लड़ती रही और आखिरी में 4 लोगों को फांसी की सजा कराई। आप लोगों को एक बात बताना बहुत जरूरी है। पहले दिन से लेकर के जब उस बिटिया के साथ अपराध हुआ और आखिरी दिन तक, जिस दिन तक उनके लिए, न्याय के लिए मैं लड़ती रही और उन अपराधियों को फांसी की सजा नहीं हो गई, मुझे नहीं पता था वो बेटी किस जाति की है, किस समाज की है, मुझे नहीं जानकारी थी। ये बात यहाँ बोलना इसलिए आवश्यक है। सम्राट अशोक की जो प्रजा थी, वो किस जाति की थी, किस समाज की थी, कहाँ की थी, नहीं पता थी, लेकिन उनकी कल्याणकारी योजनाएं पूरे भारतवर्ष के लिए थी। हम उस समाज के वंशज हैं। हमारे अगर पड़ोसी को भी दर्द होता है, हमें नहीं पता है और हमें जानना भी नहीं चाहिए कि वो किस समाज का है, किस जाति का है। लेकिन जब हम मानवतावाद की बात करते हैं, जब हम सम्राट अशोक के धम्म के अभिलेखों की बात करते हैं, तो उसमें मानवता की बात की गई और मानवता के साथ साथ पशु, पक्षियों, पेड़ों को, जानवरों को, सबको सुरक्षित, संरक्षित करने की बात की गई। हम सिर्फ मानव तक सीमित नहीं है, हम उन प्राणियों तक भी सीमित हैं जो प्रकृति ने इस विश्व में बनाए हैं। आप समझिए कि आप उस मौर्य वंश सम्राट अशोक के वंशज हैं, जो मानवता से भी बढ़कर के एक कदम आगे बात करते हैं। तो इसीलिए हमें फक्र होना चाहिए। मैं शुक्रिया करता ही हूँ अदा अगेन सूरत के मेरे भाइयों का, कि सिर्फ सूरत में ही नहीं, सिर्फ गुजरात में ही नहीं, मुंबई में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, पूरे भारत में आप लोग जिस तरीके से सक्रिय हैं, वो दिन दूर नहीं कि मानवता का पाठ आप लोग जन जन तक, घर घर तक, आम नागरिक तक पहुंचाएंगे। सम्राट अशोक, जब उनका साम्राज्य था, उस टाइम कॉपी, किताब और कलम नहीं थी। आप एक बार कल्पना कीजिए कि आज अगर अपने बात को आपको लोगों के बीच पहुंचाना है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, माइक है,
कम्युनिकेशन के साधन है। आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन उस समय जब आपके मन में कोई विचार आया होगा, आप अपनी बात कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे और भविष्य में जो आगे आने वाली पीढ़ी है उस तक कैसे पहुंचाएंगे, ये कोई महान व्यक्ति ही करेगा। जब सम्राट अशोक, जिन्होंने कि साम्राज्य का विस्तार कर लिया और फिर उनको लगा कि साम्राज्य का विस्तार हमने कैसे किया, मानवतावाद के लिए हम कैसे सोचते हैं, ये आगे आने वाले भविष्य में मेरी जो जनरेशन होगी, मेरी जो पीढ़ियां होंगी, मेरा जो ये अखंड एकता वाला भारत होगा, भारतवर्ष होगा, आम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो उन्होंने दीवारों पर लिखवाना शुरू किया, उन्होंने पत्थरों पर लिखवाया, उन्होंने गुफाओं पर लिखवाया। ये बात इसलिए बोलनी जरूरी है कि आपके मन में अगर कोई विचार है तो उसको लिखिए, वही इतिहास बनेगा भविष्य में। आपके मन में अगर कोई विचार है तो बोलिए, वही भविष्य बनेगा। लेकिन वो विचार ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को पीड़ा देने वाला हो, क्योंकि आज हम जो भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, उस भारत के संविधान में जब आप देखेंगे कि हमारा देश गुलाम रहा बहुत दिनों तक, और जब अंग्रेज यहां से छोड़ करके जाने लगे भारत को, तो बहुत सारे कानून धीरे धीरे बनते रहे। 1919 का कानून बना, 1909 का कानून बना, 1935 का कानून बना, और आखिरी में वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो निरंतर बनता हुआ भारत का संविधान हमारे सामने आया। और उस भारत के संविधान को लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने वो जो अशोक का धम्म था, उस धम्म की वो विचार को उसमें समाहित कर दिया, और उस विचारों को समाहित किया गया। वो धम्म के जो विचार थे वो भारत के संविधान में आज नीति निर्देशक तत्व के रूप में है। और नीति निर्देशक तत्व जो भारत के संविधान के हैं, वो कहते हैं कि समय समय पर, जरूरत पड़ने पर सरकार जो बनेगी वो अपने लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी। अगर पानी की समस्या है तो उसकी व्यवस्था करेगी। अगर एजुकेशन है, लोग गरीब हैं, तो उन गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए राइट टू एजुकेशन जो सरकारों द्वारा चलाया गया, वो नीति निर्देशक तत्व की एक अगली कड़ी है। अगर फूड सिक्योरिटी आज भारत सरकार हमारे देश के आम नागरिक को प्रोवाइड करवा पा रही है, तो भारत के वो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं। और एक और बात मैं कहना चाहती हूं जो कि बहुत आवश्यक है। भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखा, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और लोग भी थे उसमें शामिल। लेकिन भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 है, जितने लोगों ने पढ़ा होगा वो बताएंगे कि क्या है उसमें अनुच्छेद 25 से 28 में। कोई भी बताना चाहेगा? कोई बात नहीं, आप संविधान की सिर्फ बात मत करिए, उसको पढ़िए। पढ़ना बहुत जरूरी है। भारत का संविधान अनुच्छेद 2528 ये कहता है कि भारत के हर नागरिक को अपने धर्म को मानने की आजादी है, अपने विश्वास को, अपनी आस्था को मानने की आजादी है। अगर आपको बुद्ध को मानने की आजादी है तो किसी को राम को मानने की आजादी है, तो किसी को अल्लाह को मानने की आजादी है, तो किसी को ईश्वर की मानने की आजादी है। ये बात कर रहा है आपका भारत का संविधान। इसीलिए हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस हमारे संपूर्ण भारत में तमाम तरीके के कल्चर हैं, संस्कृति हैं, भाषाएं हैं। कहीं हमारी भाषा शैली में, कहीं हमारी भाषण में कोई बात ऐसी ना हो जाए कि जो साउथ इंडिया में बैठा कोई व्यक्ति जिसकी भाषा मलयालम है, किसी की तेलुगु है, किसी की तमिल है, किसी का कल्चर कुछ और है, उनको ठेस पहुंचे। कोई अपने पूर्वज को, गुरुकुल को मानता है, कोई व्यक्ति अपनी देवी को मानता है, कोई व्यक्ति, वो उसकी आस्था है। और इस आस्था को प्रोटेक्ट कर रहा है आपका भारत का संविधान। हमें जितनी आजादी है दूसरों को भी है। अगर हमने अपने अंदर ये मन में बातें समाहित कर ली, मैं दावे के साथ कहती हूँ,
वो व्यक्ति इस देश को संचालित करेगा, क्योंकि आपके भारत को जोड़े रखना बहुत जरूरी है। और जो समाज आगे आकर के नेतृत्व करता है जब इस तरीके के विचारों को, वो सम्राट अशोक की तरह सम्राटों के सम्राट बनने की दावेदारी भी प्रस्तुत करता है। मैंने आपसे कहा कि निर्भया के बारे में मुझे नहीं पता थी। आज भी मेरे ऑफिस में किसी भी बेटी का केस आता है, मुझे नहीं पता होता कि समाज की, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में एक ही बात होती है, मेरे भारत की बेटी है, इसके लिए लड़ना है। वो गरीब है, वो अमीर है, वो किस धर्म की है, वो किस जाति की है। और अगर मैंने ये किया तो आपकी इस बहन बेटी को पूरे भारत ने जितना सम्मान दिया, शायद मैं मरते दम तक भी वो अदा नहीं कर पाऊंगी। और जब आप लोग इतना सम्मान देते हैं तो इन कंधों पर जिम्मेदारी और महसूस होने लगती है और बढ़ने लगती है कि एक निर्भया को न्याय दिलाया, श्रद्धा के लिए लड़ रही और हजारों बेटियां हैं, तमाम बेटियां, उनके लिए लड़ना है। लेकिन मेरे भारत के अंदर कोने में बैठी, हर घर में बैठी बच्ची जब रात के समय भी निकले 12 बजे अपने माता पिता के बिना और कोई उसको छू ना सके, तब मेरा जीवन सार्थक होगा कि तब सीमा ने वाकई में इस देश के लिए कुछ किया है। आप लोगों ने सम्मान दिया, निर्भया के लिए लड़ी, आप लोगों के लिए वो लड़ाई बहुत बड़ी थी। लेकिन मैं कहूँ, अंदर से बता रही हूँ, वो मेरी शुरुआत थी लड़ाई की, बहुत छोटी लड़ाई थी। अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। साथ में मेरी जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उन माताओं बहनों से मैं एक बात जरूर कहूंगी, मेरे भाइयों से भी कहूंगी, मेरे बड़े बुजुर्गों से भी कहूंगी। मैं जिस भी जगह जाती हूँ लोग बहुत सम्मान करते हैं, कहते हैं हमारे समाज की बेटी ने मुकदमा लड़ा। तो इसमें जो एक शब्द